बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल को भद्रलोक कहते हैं। भद्रलोक यानी भद्र यानी सुलझे और अच्छे लोग। वो लोग जिन्हें सिर्फ अपने काम से मतलब होता है, अपने देश से मतलब होता है, अपने देश के विकास से मतलब होता है। मगर दीदी ने भद्रलोक को अभद्रलोक में तब्दील कर दिया है। ममता दीदी और उनके कार्यकर्ता लगातार इसी फिराक में रहते हैं कि आखिर कैसे चुनाव से पहले किसी तरह परेशानी खड़ी की जाए। इसलिए बार बार दीदी और उनके कार्यकर्ता चुनाव से पहले माहौल को बिगाड़ने में लग जाते हैं। लेकिन ममता दीदी, मैं आपको एक बात साफ साफ बतला देना चाहता हूं। दीदी, आप चाहे जितना जोर लगा लो, आपकी बंगाल को खून से लाल करने वाली मंशा कभी कामयाब नहीं होगी। आप कभी अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाएंगी दीदी, कभी नहीं। आपके कार्यकर्ता ये जो गुंडागर्दी पर उतर आए हैं, वो पूरा बंगाल देख रहा है और ईवीएम में बटन दबाकर उसका हिसाब करेगा। बंगाल में फिर से गोलीकांड। टीएमसी को हुंडई पसंद है। दीदी की हिंसक राजनीति कब तक? चुनाव से पहले दीदी को तनाव। पश्चिम बंगाल में चुनावी समर जैसे जैसे करीब आ रहा है, पश्चिम बंगाल की धरती रक्त रंजित होती दिख रही है। लेकिन आज जो कुछ आसनसोल में हुआ, ये तस्वीरें उसकी गवाही दे रही हैं। बीजेपी नेता की गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। गाड़ी पर लगे ये बुलेट के निशान बताते हैं कि हमला कितना जानलेवा था। हमले की सीसीटीवी तस्वीरें बता रही हैं कि हमलावर बीजेपी नेता कृष्णेंदु मुखर्जी को जान से मारने के इरादे से आए थे। वो तो उनकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच गए। পশ্চিমবঙ্গ ব্যাপী এই তৃণমূলের মাফিয়া গুন্ডারা সব আমাদের কার্যকর্তাদের উপর হামলা করছে প্রচুর। এখনো পর্যন্ত 135-40 জন আমাদের কার্যকর্তা মারা গেছে। তো একটা আজকে আর একটা প্লাস হয়ে যেত, আর একটা যুগ হতো, আজকে হলো না। ভগবানের অশেষ কৃপা, ভগবানের ইচ্ছা যে আজকে আমি আছি আপনাদের সামনে, ক্যামেরার সামনে বসে আছি। बीजेपी नेता कृष्णेंदु मुखर्जी ने भी इस हमले के लिए तृणमूल कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। दरअसल सत्तानशी पार्टी तृणमूल कांग्रेस बीजेपी को रोकने की हर संभव कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में बार बार बीजेपी नेताओं पर हमले किए जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतारा जा रहा है। आशंका है कि बीजेपी नेता कृष्णेंदु मुखर्जी को भी इसीलिए निशाना बनाया गया है। দুর্গাপুরে আজকে কোনো তৃণমূলের সিনিয়র কার্যকর্তা ওখানে বলেছে, যেখানে বিজেপির লোকজন দেখবে তাদেরকে মেরে চুর করে দাও, গুড়িয়ে দাও। একজন কোনো সিনিয়র কার্যকর্তা এটা দুর্গাপুরে কোনো মিটিং আজ বলেছে। দেখো আজকে রেজাল্ট দেখো, আজকে বলেছে, আজকে এই শুরু হয়ে গেল আসানসোল। कृष्णेंदु मुखर्जी बीजेपी राज्य कमेटी के सदस्य हैं और आसनसोल के बड़े और प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते हैं। इसके पहले वो बीजेपी के पश्चिम बर्धमान के प्रभारी भी रह चुके हैं। आसनसोल से बाबुल सुप्रियो बीजेपी सांसद भी हैं। आसनसोल में पहले भी बीजेपी नेताओं पर जानलेवा हमले होते रहे हैं। ममता दीदी और उनकी पार्टी की बौखलाहट साफ दिख रही है। इसीलिए बीजेपी नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। यहां तक कि ममता दीदी की तानाशाही का आलम यह है कि उन्होंने बंगाल बीजेपी प्रभारी को रोड शो तक की इजाजत नहीं दी। बीजेपी के सवाल उठाने पर प्रशासन ने मंजूरी दे दी। इसके पहले कैलाश विजयवर्गीय और जेपी नड्डा के काफिले को भी टीएमसी ने निशाना बनाया था। आने वाले दिनों में बीजेपी की कई रैलियां होने वाली हैं और उससे पहले इस तरह के हमले तृणमूल कांग्रेस की तरफ से होते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देश की आजादी और लोकतांत्रिक व्यवस्था में बंगाल के योगदान को कोई नहीं भुला सकता।
इसे कोई खारिज नहीं कर सकता। लेकिन आज उसी बंगाल में लोकतांत्रिक व्यवस्था खतरे में है। कला, साहित्य, दर्शन, संस्कृति और स्वतंत्रता संग्राम की चेतना जगाने वाले इस राज्य में फांसीवाद का खतरा मंडरा रहा है। राजनीतिक विरोधियों को जानी दुश्मन मानने की प्रथा दीदी के राज में और ज्यादा तेज हो गई है। देश की आजादी से पहले और बाद में दशकों तक लोकतंत्र की व्यवस्था को मजबूत करने वाले बंगाल में अब फांसीवाद देखने को मिल रहा है। ममता दीदी के राज में समाज को राजनीतिक कबीलों में बांटकर गंदा खूनी खेल खेला जा रहा है। दीदी के राज में संविधान से मिले अधिकारों का गला घोंटने का कुचक्र चल रहा है। मानवाधिकारों का उल्लंघन अब वहां की सरकारी और प्रशासनिक दफ्तरों में फैशन बन चुका है। जिस राज्य में लोकतंत्र की जड़ें सबसे ज्यादा मजबूत होनी चाहिए थी, वही तानाशाही राज्य बनने की राह पर निकल चला है। सरल शब्दों में कहें तो कभी भद्रलोक के नाम से मशहूर बंगाल अब ब्लीडिंग बंगाल के नाम से जाना जाता है। अगर किसी राज्य में लोकतांत्रिक व्यवस्था को सबसे ज्यादा खतरा है तो वो बंगाल ही है, डंके की चोट पर कहता हूं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने अलोकतांत्रिक रवैये के जरिए लोकतंत्र को कुचल रही हैं। वो भी तब जब ममता दीदी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के ही जरिए लगातार तीसरी बार राज्य की सत्ता पर काबिज होने के सपने देखती हैं। लेकिन अपने सियासी सपने को पूरा करने के लिए उनकी पार्टी के कार्यकर्ता लोकतंत्र की हत्या करने में लगे हुए हैं, वो भी खुलेआम, बिना किसी के डर के। जैसे वहां सिर्फ फांसीवाद की राजनीति का बोलबाला हो। सत्ता से दूर होने का, राज्य की सबसे बड़ी कुर्सी गंवा देने का यह डर दीदी को कुछ इस तरह से सता रहा है कि राज्य में विपक्षी पार्टियों, खासकर बीजेपी नेताओं को रोड शो और रैलियों की इजाजत भी नहीं दी जाती है। ममता दीदी का पिछलग्गू बन बैठा प्रशासन उनके राजनीतिक विरोधियों को चुनावी जनसभा, रैलियां या फिर रोड शो की इजाजत नहीं देने की वजह ढूंढता रहता है। कभी तो ऐसा लगता है कि बंगाल के सरकारी अधिकारी और कर्मचारी सरकारी नौकर नहीं बल्कि टीएमसी के अघोषित कार्यकर्ता बन चुके हैं, जिनके जिम्मे किसी भी हाल में विपक्षी दलों, खासकर बीजेपी को राज्य में बढ़ने से रोकना है। बंगाल के प्रशासनिक हमले का यह रूप देखने के बाद अब तो सवाल उठने लगा है कि क्या ममता दीदी अपने राजनीतिक करियर के सबसे कठिन दौर से गुजर रही हैं। राजनीतिक करियर के शुरुआती दौर में बड़ी चुनौतियों और संघर्ष से गुजर चुकी ममता को इस बार सियासी इम्तिहान में फेल होने का डर सता रहा है। क्या दीदी के मन में यह डर बैठ चुका है कि इस बार सत्ता की कुंजी उनसे छिन जाएगी और उसके छीनने में कामयाब सिर्फ बीजेपी होगी? टीएमसी में लगातार तेज होती बगावत को देखते हुए मान लिया जाए कि ममता की राह आसान नहीं है। अब बीजेपी की ओर से मिलने वाली राजनीतिक चुनौतियां भी दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। तो क्या यही वजह है कि बीजेपी के बड़े नेताओं को राज्य में सभाएं, रैलियां और रोड शो की इजाजत नहीं दी जाती ताकि वो राज्य के मतदाताओं को ममता सरकार की नाकामियां ना गिना सके, राज्य को विकास के लेकर अपने वादे वोटर्स तक ना पहुंचा सकें? ममता सरकार और उसके इशारों पर काम कर रही प्रशासन इस रवैये को तब बढ़ावा दे रही है जब दीदी के खिलाफ ही उनकी पार्टी टीएमसी के दर्जनों नेता आवाज उठा रहे हैं, बगावत का बिगुल फूंक रहे हैं। जबकि कभी आलम यह था कि दीदी की बात तो पत्थर की लकीर होती थी, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं, जिस पर काबू पाने के लिए ममता की पुलिस की तरफ से पहले तो
विपक्षी नेता, खासकर बीजेपी नेताओं के चुनावी कार्यक्रमों को इजाजत नहीं दी जाती है, और अगर विरोध या हल्ला होने पर इजाजत मिल भी जाती है तो टीएमसी के कार्यकर्ता तथा कथित गुंडे इसे खराब करने की कोशिश करते हैं, हमला करते हैं। ऐसा ही तो हुआ आज भी, जब बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और बंगाल बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने रोड शो का फैसला किया, तो पहले तो उन्हें इजाजत नहीं मिली, और जब हो हल्ला मचा तो फिर प्रशासन ने रोड शो की इजाजत दे दी। लेकिन आखिरी समय में रोड शो का रूट बदल दिया गया ताकि रोड शो में भीड़ आ ही ना पाए, लोगों को पता ही ना कि रोड शो हो रहा है। रोड शो में शामिल बीजेपी नेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि उनके कार्यक्रम को खराब करने की कोशिश की गई, साजिश की गई। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या ममता दीदी पश्चिम बंगाल में इस तरह से चुनाव लड़ेंगी? इतना ही नहीं, बल्कि कैलाश विजयवर्गीय के रोड शो में मौजूद कुछ पार्टी कार्यकर्ताओं ने जूते चलने के भी आरोप लगाए। खुद बंगाल बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने आरोप लगाया कि उनको देखने के बाद कुछ लोग भद्दे भद्दे नारे लगाने लगे। बीजेपी नेताओं ने भी आरोप लगाया कि रोड शो में शामिल होने आई कई गाड़ियां और मोटरसाइकिल को ममता पुलिस ने जानबूझकर रोका ताकि वो रोड शो तक ना पहुंच जाएं। पहले से तय कार्यक्रम के मुताबिक रोड शो को 4 किलोमीटर तक जाना था, लेकिन ममता की पुलिस ने 4 किलोमीटर के रोड शो को 500 मीटर में खत्म करवा दिया। यह कैसा लोकतंत्र है? मतलब बंगाल में संवैधानिक अधिकारों के बावजूद बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को प्रचार की इजाजत नहीं दी जाएगी। उनके अधिकारों के ऊपर कर्फ्यू लगा दिया जाएगा। 9 जनवरी को बंगाल के बीरभूम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी रोड शो होना है, जिसके लिए बीजेपी ने इजाजत मांगी है। हालांकि दीदी की पुलिस, ना कि बंगाल की पुलिस, दीदी की पुलिस ने अभी तक बीजेपी के इस रोड शो को अपनी इजाजत नहीं दी है, और दीदी और उनके प्रशासन और पुलिस का यह फांसीवाद और तानाशाही रवैया कई सालों से चल रहा है। जबकि भद्रलोक बंगाल की जनता ने लेफ्ट पार्टियों की सरकार के कुशासन के खिलाफ दीदी पर अपनी ममता बरसाई थी। मेरे कहने का मतलब है कि बंगाल की आवाम ने ममता बनर्जी को राज्य की बागडोर थमाई थी। हालांकि ममता के मां, माटी और मानुष के नारे के बीच राज्य के ज्यादातर मतदाता ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, जिसके बाद मुख्यमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर बैठी ममता दीदी वोट की खातिर बीजेपी नेताओं की, कार्यकर्ताओं की दुश्मन बन चुकी। अब सबसे बड़ी चुनौती यह है कि पश्चिम बंगाल में स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा के जरिए आखिर स्वस्थ चुनाव कैसे कराए जाएंगे, और इसके लिए बीजेपी अभी से चिंता जाहिर कर रही है। यह भारत की बात में फिलहाल इतना ही। जल्द लौटेंगे बड़ी खबरों के साथ।